Hello everyone. So we are on chapter 2 of basic accounting terms of accountancy of class 11th. So in the previous lecture we already discussed about profit, loss and gain. So now we're going to start with the purchases and purchase return. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परचेजेस क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है. तो पहले हम परचेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं. परचेज का मतलब होता क्या है. द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स. किसके कंटेक्स्ट में? गुड्स के कंटेक्स्ट में. इन विच द बिजनेस डील्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है. जिस चीज़ में बिजनेस डील करेगा, जिन गुड्स में बिजनेस डील करेगा, सिर्फ उसी टर्म को, उसी गुड को हम क्या कहेंगे? परचेजेस. जैसे मान लो कोई बिजनेस है जो कि चिप्स बनाता है, तो वो चिप्स क्या हो गए? गुड्स. कोई बिजनेस है जो कि फर्नीचर बनाता है, तो फर्नीचर क्या हो गए? गुड्स. लेकिन अगर हम दूसरे बिजनेस की बात करें तो उनके लिए फर्नीचर गुड्स नहीं होंगे. अगर वो किसी और चीज़ में डील करते हैं तो उनके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? एसेट्स. तो जिस चीज़ में, जिस गुड्स में एक पर्टिकुलर बिजनेस डील कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? गुड्स. तो परचेजेस मतलब वो सामान आप परचेज करोगे अपने बिजनेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? उसको कन्वर्ट करके आप फिनिश गुड्स बना के भी सेल आउट कर सकते हो. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करूँ, उस इंडस्ट्री की जो सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में गुड्स का मतलब क्या होता है? अक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो? फाइनल गुड्स बना सकते हो अपने. अगर मैं चिप्स की बात करूँ, जैसे लेस चिप्स हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? पोटैटोज, ऑयल, स्पाइसेस. तो वो रॉ मटेरियल होंगे, क्योंकि उन आलू से, ऑयल से, स्पाइसेस से वो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? चिप्स. तो अगर वो रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेगी कंपनी, तो अपने फाइनल को चिप्स कैसे बनाएगी? तो बेसिकली उनके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? उनके लिए परचेजेस क्या हो गया? जो पोटैटोज, ऑयल, स्पाइसेस उन्होंने परचेज करी हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज परचेजेस. वो जो रॉ मटेरियल होगा उनके लिए परचेजेस होगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, परचेजेस क्या इंक्लूड करती है? दोनों चीज़ें. कैश परचेजेस को भी इंक्लूड करती है और क्रेडिट परचेजेस को भी. तो कैश परचेजेस होता क्या है? अगर हम परचेजेस की बात करें, लेट्स से हमारी कंपनी ने 1,00,000 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज करा. 1,00,000 रुपीज़ का क्या परचेज करा है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल. लेकिन हम पूरा पैसा उनको कैश में नहीं कर पाए. हमने क्या करा? जो 60% पेमेंट थी वो तो हमने करी है कैश में, और जो 40% पेमेंट थी वो हमने क्या करी है? क्रेडिट में. 60% पेमेंट हमने किस में करी है? कैश में. और 40% पेमेंट हमने करी है क्रेडिट में. 60% क्या? 1,00,000 का अगर हम 60% निकालते हैं तो कितना आ गया? ₹60,000. और अगर हम 1,00,000 का 40% निकालते हैं तो कितना आ गया? ₹40,000. हमने क्या करा था? 1,00,000 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें से 60% तो मैंने कैश दे दिया. हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा? 60% पैसा उस सप्लायर को कैश में दे दिया, और 40% का क्या कह दिया? क्रेडिट में, कि हम 2 महीने बाद, 1 महीने बाद देंगे. तो अब हमारे लिए परचेजेस कितनी होंगी? 1,00,000 रुपीज़ को हम परचेजेस करेंगे, 60,000 को परचेजेस करेंगे, या 40,000 को? अगर मैं अपने अकाउंट्स के लिए बात करूं तो हमारे परचेजेस जो होती है, परचेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस. कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज दोनों इंक्लूड होती है. तो हमारे लिए कैश परचेजेस कितनी थी? यहाँ पे अभी हमने देखा, हमने कैलकुलेट करा कितना था कैश परचेज, कितना आया? 60,000 का. तो जो 60,000 की कैश परचेजेस थी, उसमें आपकी क्रेडिट परचेज कितनी थी? 40,000 की. आप वो भी ऐड करोगे तो आपकी जो टोटल परचेजेस हो गई कितने की हो गई? 1,00,000 रुपीज़ की. तो पूरा 1,00,000 रुपये का क्या हो गया आपका? परचेजेस. परचेज मतलब क्या हुआ? जो सामान आपने परचेज करा अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. करते क्यों? हम रॉ मटेरियल क्यों परचेज करते हैं? ताकि रॉ मटेरियल परचेज करके हम उसमें प्रोसेसिंग कर सकें, जो भी प्रोसेस हो वो हो, अल्टीमेटली हम क्या बना सकें? फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स बनेंगे तभी आप उनको क्या करोगे? सेल करोगे मार्केट में. तो बेसिकली परचेजेस क्या होती है? जो सामान आप परचेज कर रहे हो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसे परचेजेस कहा जाता है. दूसरा टर्म क्या होता है इसका? परचेजेस का दूसरा टर्म क्या होता है? किस कंटेक्स्ट में होता है ये? गुड्स के कंटेक्स्ट में.
जिस चीज़ में कंपनी डील करती है सिर्फ उसी को आप परचेजेस कहोगे। जिन गुड्स में कंपनी डील कर रही है उसी को ही आप परचेजेस कहोगे। तो बेसिकली हमने अभी पढ़ा है पूरे परचेज के बारे में। गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स बेसिकली होता है किस लिए, मैन्युफैक्चर कंसर्न की अगर हम बात करें तो फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। जो भी आप परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल वो किस लिए, कन्वर्ट करो अपने फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए और उसे सेल कर सको। अभी हमने बात करी परचेजेस की, तो परचेजेस दोनों चीज़ें इंक्लूड करती है। कैश परचेजेस भी इंक्लूड करती है और वो क्रेडिट परचेजेस भी इंक्लूड करती है। कैश मतलब जिसकी पेमेंट आप हैंड टू हैंड दे देते हो, और क्रेडिट परचेज मतलब क्या होता है, उधारी पे, कि आपने कह दिया हमें सामान तो दे दो लेकिन हम आपको पैसा 1 महीने 2 महीने में देंगे, जो भी टाइम पीरियड आप लोग डिसाइड करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं परचेजेस का। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। मेरी कंपनी ने 1 लाख रुपए का सामान परचेज करा था सप्लायर से। उसमें से कुछ सामान ऐसा हुआ जो कि डिफेक्टिव हो गया, कुछ सामान हमें पसंद नहीं आया, तो हमने क्या करा, वो चीज़ हमने रिटर्न कर दी। किसको रिटर्न कर दी हमने, सप्लायर को। तो जो सामान हमने सप्लायर को रिटर्न करा उसको क्या कहा जाता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्यों कहा गया, जो सामान हमने खरीदा था उसको क्या कहते हैं, परचेजेस। जो खरीदा था उस खरीदे हुए सामान को अगर हम वापस करेंगे किसको, सप्लायर को, तो हम क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न। सच रिटर्न्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स भी हम लोग कहते हैं। आउटवर्ड्स क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी से सामान कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। आउट मतलब बाहर की तरफ। तो अगर हमने पहले परचेज करा होगा तो ही सामान बाहर जाएगा, तो रिटर्न जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कंपनी के बाहर की तरफ हो रहा है, आउटवर्ड्स, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, परचेज रिटर्न। आइए परचेज रिटर्न को थोड़ा सा समझते हैं। इफ वी टॉक अबाउट परचेज रिटर्न, अभी हमने प्रीवियसली बात करी, हमने ये जो सामान परचेज करा था परचेज के टाइम कितना, 1 लाख रुपए का, तो हम वही लेते हैं। हमारी जो परचेजेस थी वो कितने की थी, ₹1 लाख की। उसमें से हुआ क्या, जो हमने 1 लाख का सामान परचेज करा था, जो 10% रॉ मटेरियल था या जो हमारी परचेजेस थी वो क्या थी, डिफेक्टिव। जो 10% थी वो हमारी क्या होगी, डिफेक्टिव थी। 20% ऐसी थी जो हमें पसंद नहीं आई। 20% ऐसी थी जो हमें पसंद नहीं आई, और कुछ ऐसा सामान था जो कि हमने मंगवाया कुछ और था, आ कुछ और गया था। तो इसलिए हमने क्या करा, ये 10% और ये 20% हम लोगों ने क्या कर दिया, इनका रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया, सप्लायर को। ये सामान हमने क्या करा, सप्लायर को रिटर्न कर दिया। तो अगर आपको कहा जाता है परचेज रिटर्न कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। आपके लिए जो परचेजेस थी वो कितनी की थी, ₹1 लाख, 1 लाख की परचेज थी। परचेज रिटर्न की अगर मैं बात करूं, परचेज रिटर्न 10% ये रिटर्न करा था, 20% ये रिटर्न करा, कितना परसेंट हो गया, 30%। 30% ऑफ द स्टॉक आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इसको क्या कर दिया आपने, रिटर्न। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, परचेजेस कितने की थी, 1 लाख की थी, इसी का आप क्या निकालोगे, 30%, 30/100 कितना आ गया, ₹30,000। किसका निकाला हमने परचेज रिटर्न, परचेजेस का। जो परचेज रिटर्न हमने निकाला किसका निकाला, परचेजेस का। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, जो परचेज रिटर्न हुआ वो कितने का आ गया, ₹30,000। तो ये आपको पता होना चाहिए। परचेज रिटर्न किस पे होती है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की तरफ इसे रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहा जाता है। जो सामान हमने पहले परचेज करा था हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। इस तरीके से आपको निकालने को भी पूछ सकते हैं वो। तो ये बहुत ईजी है, कुछ टिपिकल नहीं है इसमें। एक बार दोबारा देख लेते हैं। द गुड्स परचेज आर रिटर्न टू द सप्लायर, किसको रिटर्न करते हैं, कंपनी किसको रिटर्न कर रही है, सप्लायर को। इसको परचेज रिटर्न कहा जाता है। इसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है। जो परचेज करी थी वो परचेज रिटर्न क्या हुई, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की तरफ गए गुड्स, इसलिए उसे रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं।
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है परचेज और परचेज रिटर्न की तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. सेल्स. अब हम डिस्कस करेंगे सेल्स क्या होता है. सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर अ प्राइस. आपने क्या करा, जो आपने ओनरशिप है वो किसको दे दी, गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप आपने किसको दे दी, कस्टमर्स को. आपने अपने गुड्स बेच दिए या फिर कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी. किस चीज़ के लिए, प्राइस के लिए. ये हमेशा किस चीज़ के लिए होता है, प्राइस के लिए. इट इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी. कभी भी सेल्स आप विदाउट मॉनिटरी कंटेक्स्ट के लिए नहीं करते हो, हमेशा किसके लिए होता है, पैसों के लिए. आप अगर कोई सामान बेचोगे तो आप यही चाहोगे ना कि आपको रिटर्न में पैसा मिले, कुछ मनी मिले. तो इट इज़ ऑलवेज इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी. अगर वो पैसा अभी नहीं मिल रहा, वो कह रहे 1 महीने बाद 2 महीने बाद देंगे, बट पैसा तो देंगे, तो इट इज़ सेल्स. वो भी सेल्स कही जाएगी. तो सेल्स बेसिकली आपकी 2 तरीके की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स क्या हो गया, कोई भी सामान आपने जो कैश में बेचा, सामान बेच के इमिजिएटली अगर आपको कैश मिल रहा है, सो इट इज़ कैश सेल्स. अगर आपने सामान बेचा, अगर आपको कहा गया कि पैसा 1 महीने बाद 2 महीने बाद देंगे, उधारी पे सामान दिया, अभी आपको कैश नहीं मिला, तो उसको कहा जाता है क्रेडिट सेल्स. इमिजिएटली कैश मिल गया तो कैश सेल्स, उधारी पे सामान बेचा, इन फ्यूचर आपको कैश मिलेगा तो क्रेडिट सेल्स. आइए देखते हैं एक कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के बारे में भी. इफ़ वी टॉक अबाउट सेल्स, अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स भी 2 तरह की होती है. किस में, एक होती है कैश के कंटेक्स्ट में, एक होती है क्रेडिट के कंटेक्स्ट में. एक सेल्स होगी आपकी कैश सेल्स, दूसरी होगी क्रेडिट सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, हमने जो सेल्स करी थी, 2 लाख रुपए का सामान बेचा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ₹2 लाख की सेल्स करी. उन्होंने कह दिया जो कैश में आपको सेल्स हुई है वो आपकी कितनी हुई है, 20% सेल्स जो हुई है कैश में हुई है, और क्रेडिट सेल्स आपको निकालनी है. तो आप किस तरीके से निकालेंगे, आपको पता है टोटल कितना होता है, 100. अगर आपकी कैश सेल्स 20% है तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, क्रेडिट सेल्स मतलब 100% माइनस 20%, दैट इज 80%. अंडरस्टूड है ये. तो टोटल 100% अगर आपकी सेल्स हैं, उसमें से अगर आप कैश सेल्स माइनस कर रहे हो 20%, तो क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई, 80%. तो ये तो हमारा ऑटोमेटिकली निकल गया, ये 20% है, ये 80% है, तो हमारी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स तो निकल गई परसेंटेज में. अगर आपको कहा जाता है इनको रुपीज़ में भी निकाल के बताओ, तो हम रुपीज़ में कैसे निकालेंगे. अगर हम कैश सेल्स की बात करें, टोटल सेल्स कितने की थी हमारी, यहाँ पे लिखी है, 2 लाख रुपए की हमारी टोटल सेल्स थी. 2 लाख रुपीज़ इंटू कैश सेल्स की परसेंटेज कितनी है, 20%. 2 लाख का 20% अगर हम निकालेंगे 40,000 रुपये. और ऐसे अगर हम क्रेडिट सेल्स का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 2 लाख इंटू 80%. 80% कैसे निकाला, अभी हमने निकाला यहाँ पे 80%, ₹1,60,000. तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो भी देख लीजिए आपका कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 1,60,000, अल्टीमेटली आ गया आपका कितना, 2 लाख रुपए. वही जो ऊपर यहाँ पे गिवन था. क्या ये क्लियर हुआ. तो बेसिकली हमने क्या करा, सेल्स मतलब जो सामान बेचा है वो भी 2 तरीके का आप बेच सकते हो, कैश के थ्रू भी बेच सकते हो, क्रेडिट के थ्रू भी बेच सकते हो. अगर आप कैश से बेच रहे हो तो मतलब इमीडिएटली आपको कैश मिल जाएगा. क्रेडिट मतलब उधारी पे आप लोग कुछ बेच रहे हो तो आपको इन फ्यूचर मिलेगा पैसा, अभी नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा. तो ये आपकी होगी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, किस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो सेल्स को. एक बार दोबारा देख लेते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज किसको दे देते हो आप, कस्टमर्स को. कस्टमर्स आपको रिटर्न में क्या देते हैं, प्राइस. दोनों कंटेक्स्ट में होता है, ये कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है. क्रेडिट मतलब उधार. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की. जो सामान आपने बेचा वो आपको रिटर्न होके मिल गया. मतलब जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए की सेल्स करी थी,
कस्टमर को उसमें से 20,000 की इस सामानों से पसंद नहीं आया, उसने 20,000 मुझे वापस कर दिया, 20,000 का सामान, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, सेल्स रिटर्न। जो सामान मैंने बेचा और वो बेच के मुझे जितना सामान वापस मिल गया, कस्टमर्स ने मुझे वापस दे दिया, तो वो मेरे लिए क्या हुई, सेल्स रिटर्न। जरूरी नहीं अगर 1 लाख के बेचे तो पूरा का 1 लाख सामान वापस मिल जाता है, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, वरना क्या होता है कुछ प्रोपोर्शन भी उसमें से वापस मिल सकता है। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि उनको हमने जो सामान बेचा है वो हमें क्या कर दें, वापस रिटर्न कर दें। उनको सामान पसंद ना आए, डिफेक्टिव सामान मिल जाए, स्पॉइल्ड होके मिल जाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वो सामान हमें क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। कौन, कस्टमर्स। किसको वापस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने सामान बेचा है, तो उसको क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स। इसको रिटर्न इनवर्ड्स भी कहा जाता है। रिटर्न इनवर्ड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है सामान, इनवर्ड्स मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटर्न हो रही है, इसलिए इसे रिटर्न इनवर्ड्स भी कही जाती है। लेट्स सी, अगर हम सेल्स रिटर्न की बात करें, सेल्स रिटर्न की बात करें, अभी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, हमने सेल्स करी थी 2 लाख रुपए की, जो हमारी सेल्स थी वो कितने की थी, ₹2 लाख की। 2 लाख की हमारी सेल्स थी, उसमें से हमें सेल्स रिटर्न जो हो गई वो कितने की हो गई, अगर कहते हैं कि 20% की आपको सेल्स रिटर्न हो गई, और आपको कैलकुलेट करने को बोला जाता है। सामान आपने बेचा था 2 लाख रुपए का, जिसमें से 20% सामान बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास वापस आ गया, आपको कहा जाता है सेल्स रिटर्न निकाल के बताओ इन रुपीस। तो कैसे निकालेंगे, सेल्स रिटर्न किस में, रुपीस में, तो मतलब सेल्स इनटू सेल्स रिटर्न का परसेंटेज। सेल्स कितने की थी, 2 लाख की सेल्स थी, उसमें 20% क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 लाख का 20% कितना हो गया, ₹40,000। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, सेल्स रिटर्न। ये आप इस तरीके से आपको निकालने को भी आ सकता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड्स हो रही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब एंट्री। एंट्री क्या होती है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज़ कॉल्ड एंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन या फिर कोई इवेंट होता है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एंट्री। प्राइमरी स्टेप क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, सबसे प्राइमरी स्टेप होता है जर्नल्स बनाना। तो कोई भी इवेंट होगा तो उसको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, एंट्री। जैसे कि इवेंट्स होते क्या हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई सेल्स करी तो वो भी इवेंट है, कुछ अगर आपने परचेजेस करे, सामान खरीदा, तो वो भी इवेंट है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो। कोई भी खर्चा आपने इंकर करा, खर्चे को क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस, दैट विल बी रिकॉर्डेड। कहीं से आपको पैसा मिला, रेवेन्यू मिला, दैट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड। तो ये बेसिकली क्या होगा आप लोगों के लिए, इवेंट्स व्हेन एवर यू आर रिकॉर्डिंग। तो प्राइमरी स्टेप क्या होता है रिकॉर्ड करने का, हम क्या बनाते हैं, जर्नल्स। हम क्या मेंटेन करते हैं, जर्नल्स। कौन से ऑर्डर में मेंटेन होता है जर्नल्स, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करते हैं, मतलब डेट वाइज ऑर्डर। जो डेट पहले आ रही है उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर बाद में जो डेट आ रही है उसे उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, इट इज़ अ बिजनेस लॉस। डेटर कौन हुआ, डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको आप उधारी पे सामान बेचते हो। कौन होता है डेटर, जिसको आप क्रेडिट पे सामान सेल्स करते हो, बेचते हो। उसने कहा था आपको 1 महीने 2 महीने बाद पैसा दे देगा, लेकिन वो पैसा आपको नहीं दे रहा है, तो वो आपके लिए इररिकवरेबल हो गया। तो अल्टीमेटली जो पैसा आपको नहीं मिल रहा है वो आपके लिए क्या हो गए, बैड डेट्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, वो अमाउंट जो आपको इररिकवरेबल होगी, जो आपको वापस नहीं मिल रही, किससे, डेटर से। डेटर कौन हुआ, जिससे आपने क्रेडिट पे सेल्स करी थी, तो वो आपके लिए अल्टीमेटली क्या हो गए, बैड डेट्स। एक बार देखते हैं बैड डेट्स की। अगर मैं बात करूँ, एक पर्सन था राम, राम को आपने क्या करा, सेल्स करी थी कितने रुपए की,
रुपीज़ 2,00,000 की। राम को आपने सामान क्या करा, 2,00,000 का सामान बेचा। उसने क्या करा, ये जो सामान आपने बेचा था वो किस पे बेचा था आपने, क्रेडिट पे, उधारी पे। किस पे बेचा था आपने सामान, क्रेडिट पे आपने बेचा था। जिसको आप सामान क्रेडिट पे सेल्स करोगे तो बंदा आपका क्या बन गया, डेटर। वो बंदा आपका क्या बन गया, डेटर। अ पर्सन टू हुम सेल्स इज मेड ऑन क्रेडिट इज नोन एज अ डेटर। ठीक है, उसको आपने उधारी पे सामान दिया, क्रेडिट पे सामान दिया, तो बंदा आपका क्या बन गया, डेटर। उस पर्सन ने कहा था कि मैं 3 मंथ्स के बाद आपको उसकी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन 3 मंथ्स हो गए, उसने आपको पैसा नहीं दिया। तो वो जो अमाउंट है, अमाउंट क्या हो गई, इररिकवरेबल। वो अमाउंट आपको रिकवर नहीं हो पा रही है, तो अल्टीमेटली वो अमाउंट आपके लिए क्या होगी, इररिकवरेबल। किसके थ्रू, राम के थ्रू। राम वो पैसा आपको, आपकी कंपनी को नहीं दे रहा है, तो दैट इज इररिकवरेबल। तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, जो अमाउंट इररिकवरेबल हो जाती है उसको कहा जाता है बैड डेट्स। आपने जो डेट्स थे वो क्या हो गए, बैड। बैड मतलब इररिकवरेबल, जिनको आपने लोन, उधार वगैरह, उधार पे कोई भी सामान दिया, डेट्स दिए थे, तो दैट हैज़ बिकम नाउ बैड। बैड मीन्स इररिकवरेबल। तो अल्टीमेटली बैड डेट्स किस कंटेक्स्ट में होते हैं, डेटर के कंटेक्स्ट में होते हैं, जिसको आपने सामान उधारी पे दिया होता है। उधार मतलब क्रेडिट पे। इफ़ यू हैव डन मेड credit sales to any particular person, that person is known as debtor, and that person is not able to give back your amount. That amount has become irrecoverable, so it is known as bad debts. Next, coming on to the next term, that is insolvent. A person or an entity which is not in a position to pay the debts is called insolvent. मतलब एक पर्सन जिसके पास कंडीशन ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं है कि आपका पैसा वापस कर पाए, या फिर एक एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पोजीशन में ही नहीं है कि आपका पैसा वापस कर पाए, तो उसको क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट किसे कहा जाता है, देखते हैं। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट। जो इंसॉल्वेंट टर्म यूज़ होती है वो किसी के भी कंटेक्स्ट में यूज़ हो सकती है। इट कैन बी a person or it can be a business organization. I can say entity. business entity भी हो सकती है, person भी हो सकती है। ये दोनों, इन दोनों की जो है पोजीशन नहीं है कि वो आपको क्या कर पाए, पे कर पाए, आपकी अमाउंट पे कर पाए। तो अगर पर्सन की भी अमाउंट पे करने की पोजीशन नहीं है, या फिर एंटिटी की अमाउंट पे करने की पोजीशन नहीं है, वो आपसे ऑलरेडी उधार वगैरह ले चुके हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, इंसॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन था राम, उसने 1,00,000 लिए थे, या कुछ सामान लिया उधारी पे, या कुछ भी लिया, लेकिन अब उसकी कंडीशन नहीं है कि वो आपको 1,00,000 दे पाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो राम क्या बन गया, इंसॉल्वेंट। ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू पे। लॉ ने उसे क्या डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट, दैट ही कैन नॉट पे दैट अमाउंट एट ऑल। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू सॉल्वेंट। A person or an enterprise which is in a position to pay its debt is called solvent. Debts मतलब क्या हो गए, उधार। उधार लिए किसी पर्सन ने या किसी एंटिटी ने, अगर उसकी पोजीशन है कि वो पे कर सकता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट। अगर पोजीशन नहीं होती, नॉट इन अ पोजीशन टू पे, तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। इन अ पोजीशन टू पे, तो उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। यहाँ पे भी पर्सन और एंटरप्राइज दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे भी पर्सन, एंटरप्राइज, एंटिटी दोनों की बात हो रही है। पे कर सकते हो तो सॉल्वेंट कहला जाओगे, नहीं पे कर सकते तो इंसॉल्वेंट कहे जाएंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द स्टोर्स। The term stores is used to denote materials held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale. Stores term जो यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह रखे हुए होते हैं। तो जितना भी मटेरियल जो फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज़ होता है, अगर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है, लेकिन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के खुद के पर्सपेक्टिव के लिए, रीसेल पर्सपेक्टिव के लिए नहीं, खुद यूज़ करने के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, तो उसे स्टोर्स कहा जाता है। हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, किसके पास होगा, एंटरप्राइज के पास खुद के होगा। ये नहीं कहा मैंने कि सप्लायर के पास होगा, एंटरप्राइज के पास पड़ा होगा।
किस पर्पज़ के लिए? एंटरप्राइज के खुद के कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके थ्रू क्या करेगी? फिनिश गुड्स बनाएगी। तो मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए पड़ा है ना, वो बिजनेस के लिए, नॉट फॉर रीसेल। रीसेल के लिए हम उसे स्टोर्स नहीं कहते। अगर वो रीसेल के लिए नहीं है, खुद के लिए है, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे? स्टोर्स। नेक्स्ट, टर्नओवर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, टर्नओवर। ये पूरे अकाउंटिंग में आपको रेगुलर बेसिस पे हर चैप्टर में आपको दिखेगी। टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स। आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी सेल्स करी है, उसको टर्नओवर कहा जाता है। टर्नओवर टर्म किसके लिए यूज होता है? सेल्स के लिए। देखते हैं, अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, आपको कहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्रैल से लेकर अगर 31 मार्च तक वो वर्कआउट कर रही है, उसकी जो मंथली सेल्स हो रही है वो कितनी है? ₹20,000। मंथली सेल्स हो रही है 20,000 रुपये, तो उसका टर्नओवर कितना होगा? अगर मंथली सेल्स हो रही है 20,000 रुपये की, साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो कितनी सेल्स हो गई? टर्नओवर मतलब क्या हुआ? टोटल सेल्स पूरी ईयर की। मैंने क्या बताया, आपका अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, अगले साल 31 मार्च में ख़त्म होता है। हमारा जो कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का होता है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में कब शुरू होता है? अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। तो बेसिकली आपका टर्नओवर कितने का आ गया? 2,40,000। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हम टर्नओवर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहेंगे। टर्नओवर में आपकी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों आ जाती हैं। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों आ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा सिर्फ कैश सेल्स इंक्लूड करेंगे या क्रेडिट सेल्स इंक्लूडेड करेंगे, इट विल बी इंक्लूडेड एवरीथिंग। टर्नओवर कई बार आपको क्वार्टर वाइज भी दिया जा सकता है, Q1, Q2, Q3, Q4। ये 10,000 कहाँ है आपको? 20,000, 30,000, 40,000। आपको कहा जाता है टर्नओवर निकाल के बताइए। आपको क्वार्टर वाइज आपको सेल्स गिवन है, तो आप क्या करेंगे? इन सब क्वार्टर पता है ना, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 12 महीने होते हैं, और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मतलब 3-3 महीने का एक क्वार्टर। तो ये क्वार्टर वाइज आपको सेल्स गिवन है, तो इन सबको आपको कहा जाता है ऐड करो। 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज़ का आपका क्या आ गया? टर्नओवर। किसी भी वे में आपको कह सकते हैं कि टर्नओवर निकाल के बताइए। तो टर्नओवर का सिंपली मतलब क्या होता है? सेल्स। आपकी टोटल सेल्स कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द लाइफ स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेस आर नोन एज लाइफ स्टॉक। कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब कैटल, हॉर्सेस। कई बार हॉर्सेस का यूज़ होता है ना कि यहाँ से वहाँ तक सीमेंट लेके जा रहे हैं, ब्रिक्स लेके जा रहे हैं, कैटल का यूज़ हो रहा है। तो अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए किसी भी डोमेस्टिक एनिमल्स का, लाइफ स्टॉक का यूज़ कर रहे हैं, उन एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको कहा जाता है लाइफ स्टॉक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Next, investments. Investment refers to deployment of funds in the shares or debentures of companies with the intention of earning a return. एक पर्सन है, अगर उसे इन्वेस्ट करना है, वो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकता है, तो दैट विल बी इन्वेस्टमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो बिजनेस के खुद के भी शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं, लेकिन खुद के शेयर्स और डिबेंचर्स को में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वो दूसरे की कंपनी के अगर शेयर्स परचेज कर रहा है, खुद के तो उसके लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। दूसरी कंपनी में अगर वो शेयर्स परचेज कर रहा है, डिबेंचर्स परचेज कर रहा है, तो दैट विल बी इन्वेस्टमेंट। पैसा लगा रहे हो तो, ताकि उनको एक अर्निंग मिल सके, रिटर्न मिल सके। मैं हूँ, इंडिविजुअल हूँ, किसी और की कंपनी में अगर मैं शेयर्स परचेज कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मुझे उसमें क्या लगेगा कि मुझे उसमें रिटर्न मिलेगा। शेयर्स के ऊपर हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। So that will be return over the amount invested by me. So again, investment refers to deployment of funds. Funds को लगाना, पैसा लगाना। Deployment मतलब पैसा लगाना
इन द शेयर्स और डिबेंचर्स, चाहे वो शेयर्स में हो या डिबेंचर्स में हो। इन टर्म्स को आगे हम डिटेल में दोबारा पढ़ने वाले हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में, विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न, ताकि हमें कोई रिटर्न मिल सके। लास्ट टर्म जो आज की हम आखिरी टर्म हम पढ़ेंगे वो क्या है, रिबेट। इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर। वैल्यू, जो गुड्स की वैल्यू है उसमें अगर कोई रिडक्शन, अमाउंट क्या करता है सेलर, रिड्यूस कर देता है वैल्यू ही, उसका जो सेलिंग प्राइस है उसी में रिडक्शन कर देता है वो, तो उसको रिबेट कहते हैं। अब आप कहेंगे डिस्काउंट भी तो कह सकते हैं उसको, नहीं, रिबेट किस में होता है, रुपीज़ में। 1000 रुपये के गुड्स अगर 200 रुपये का सीधा उसने सेलर ने कह दिया 200 रुपये का आपको 200 रुपये कम दे दो, 1000 रुपये में सिर्फ 800 रुपये दे दो, तो रुपीज़ में जो उसने हमें दिया है तो उसे डिस्काउंट नहीं कहेंगे, उसको हम रिबेट कहेंगे। लेकिन अगर वो कहता है 20% का आप अमाउंट रिड्यूस कर दो तो परसेंटेज में है तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। रुपीज़ में है तो रिबेट, परसेंटेज में है तो डिस्काउंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं, क्लास 11 की पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। डू चेक इट। ओके, बाय बाय।